Hello everyone, I am from the Dehradun CLAT Academy. Today I am going to give you the important in the crime and criminology, which is very important for your APO exam. Okay. So here is my first is a crime and criminology. Okay, so today I will give you the introduction to the crime and criminology. It is was that is in uncivilized सोसाइटी. अनसिविलाइज सोसाइटी मतलब जहाँ पर लोग सिविलाइज्ड नहीं है, जिन्हें पता नहीं है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है. ठीक है, लोगों को नहीं पता था कि अगर कोई किसी को मार रहा है या उसके साथ कुछ गलत कर रहा है तो उसके लिए क्या सज़ा होगी, क्या हमें उसके लिए पर्टिकुलरली क्या ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे वो आगे उस कार्य को ना दोहराए. ठीक है, सो वट इज़ हैपन आफ्टर दिस, जब किंग आए. ठीक है, जब किंग का राज आया तो क्या हुआ कि किंग ने अपने रूल्स और रेगुलेशन सेटअप करे. ठीक है, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने सज़ा देना शुरू कर दिया. लेकिन यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, दैट इज़ सस्कम्ड. सस्कम्ड मतलब क्या होता है? सस्कम्डेड इज़ द मीनिंग ऑफ व्हेन आप क्या कर देते हो, किसी के आगे घुटने टेक देते हो. ठीक है, या आप हार मान लेते हो. ठीक है, तो आप जब हार मान लेते हो, और वो भी किससे हार मानते हो? जो आपसे ओवर पावर्ड है. ठीक है, द पर्सन हु हैव मोर पावर. ठीक है, जो आपसे ओवर पावर्ड है. ठीक है, आपको सामने वाला दिख रहा है कि ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो आप बोलते हो अच्छा भाई इससे क्या लड़ना है मुझे, चल जो तुम बोलता है मैं वो करने को तैयार हूँ. ठीक है, सो एट दैट टाइम दिस हैज़ बीन डन. ठीक है, जो उसके अपोनेंट होते थे, अगर वो उसके साथ कुछ गलत भी करता था तो सामने वाला अपनी गलती को स्वीकार कर लेता था. ठीक है, द क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस केम इनटू द एग्जिस्टेंस. अभी क्या हुआ कि यहाँ पर ओवर पावर थी, लेकिन किंग ने अपने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए थे, उनके अकॉर्डिंग सज़ा दी जाती थी. लेकिन जो मैंने क्या कहा कि जो कमज़ोर होते थे वो लोग क्या करते थे, पावर्ड, जिनके पास ज़्यादा पावर होती थी, जो ज़्यादा स्ट्रांग होते थे, उनके आगे हार मान लेते थे. क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस केम इनटू द एग्जिस्टेंस. लेकिन क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस जब एग्जिस्टेंस में कब आया? आपका जब मनु आया. ठीक है, जब मनु के बारे में पता लगा, तो मनु ने जो जूरिस्प्रूडेंस के बारे में जब पता लगाया, एग्जिस्टेंस क्या थी, उन्होंने पता लगाया थेफ्ट, रॉबरी, क्रिमिनल फोर्स, रेप, एक्सटॉर्शन, अडल्ट्री. ठीक है, ऑल दीज थिंग्स हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द मनु. फिर मनु से पता लगा भाई ये सारी चीज़ें हैं, और ये सब मनु कब आया? किंग के टाइम पे आया. अभी क्या हुआ? द किंग एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस हिमसेल्फ. अब क्या होता था कि दो अपोनेंट होते थे. ठीक है, देयर इज़ दो अपोनेंट होते थे, पार्टीज होती थी. हर एक पीरियड में अलग अलग तरीके से चीज़ें आई. ठीक है, हिंदू के टाइम पे अलग आई, मुगलों के टाइम पर अलग आई, हमारे ब्रिटिशर्स के टाइम पे अलग आई. तो ये इस टाइम पे क्या होता था, जो मेन प्रोसेस है, ठीक है, वो ये था कि अपोनेंट होते थे, उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट होता था अमंग द पार्टीज़, उसके बारे में क्या किया जाता था, उसके बारे में जो जज होता था, जो जजमेंट दिया जाता था, दैट हैज़ बीन गिवन बाय द किंग हिमसेल्फ. ठीक है, अपने आप ये क्या देते थे? जजमेंट देते थे. ठीक है, they give the judgment. Then the criminal was fined. The criminal was fined का मतलब क्या है? यहाँ पे फाइन का मतलब ये है कि जो फाइन लगा जाता था, मतलब ये कहा जाता था कि भाई तुम जिसने क्या किया है, जिसने ऑफेंस किया है, जिसने क्राइम किया है, जिसने गलत किया है, विधि के अनुसार उसको फाइन देना पड़ेगा. ठीक है, अब क्या होता था, फाइन तो दिया जाता था, लेकिन वो जो फाइन होता था ना, वो किंग के पास आता था. ठीक है, उसके खजाने में ऐड होता था, ना कि उसको दिया जाता था जिसने सफ़र किया है. ठीक है, सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम विच इज़ कंटिन्यूसली गोइंग ऑन. ठीक है, देन नेक्स्ट उसके बाद क्या आया? हमारा ब्रिटिश पैटर्न आया. ब्रिटिश पैटर्न में ब्रिटिश के लोगों ने अपने तरह के रूल्स रेगुलेशन सेटअप करे. उन्होंने जब रूल्स और रेगुलेशन सेटअप करे, ठीक है, तो उनके जो रूल्स और रेगुलेशन थे ना, दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट यूनिफॉर्म, जिसे बोलते हैं कि वो हर एक जगह यूनिफॉर्म नहीं थे. दे आर वेरी डिफरेंट टू ईच अदर, मतलब हर किसी से विभिन्न थे, अलग थे. कहीं इस तरीके का रूल और रेगुलेशन था, कहीं कुछ और था. तो दे आर नॉट यूनिफॉर्म ऑल ओवर द इंडिया. ठीक है, भारत. constitute to the investigation into the ठीक है, in 1834 the first Indian Law Commission. फिर आपका
1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन आया, ठीक है, जहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ कि भाई किस तरीके से प्रोसीजर होना चाहिए, ठीक है, कि ऑफेंस जिसने किया है उसके लिए ये सज़ा होनी चाहिए। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूट द इन्वेस्टिगेशन इनटू द जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूट गया, इन्वेस्टिगेशन की गई, ठीक है, फर्स्ट टाइम कब, 1834 में फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिगेशन हुई इनटू द जूरिस्प्रूडेंस। इनटू द जूरिस्प्रूडेंस मतलब विधि, लॉ, कानून, रूल्स, रेगुलेशन किस तरीके हैं उस तरीके में इन्वेस्टिगेशन हुई कि भाई किस किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। प्रेजेंटरशिप्स ऑफ मैकॉले, जो प्रेजेंटरशिप थी ना, कहने का मतलब जो चेयरमैनशिप थी वो किसकी थी उस टाइम पे, ब्रिटिश का जो टाइम था उसमें किसकी थी, तो यहाँ पर हमारे आते हैं थॉमस, दैट इज़ योर बैडमिंटन, ठीक है, लॉर्ड थॉमस बैडमिंटन उनका पूरा नाम है, ठीक है, दैट इज लॉर्ड थॉमस बैडमिंटन मैकॉले, ठीक है, हिज नेम इज हु हैज़ बिन इंट्रोड्यूस, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था रूल्स और रेगुलेशंस को हमारे यहाँ, उन्होंने अपने, और जो उनका फर्स्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जो फर्स्ट इंडियन कमीशन, इंडियन लॉ कमीशन आया था 1834 में, वो आया था, इन्वेस्टिगेशन हुआ था कि किस तरीके से हमारी विधि का संचालन किया जाता है, ठीक है। प्रेजेंटरशिप आपको पता लग गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स, तो इसको आप ज़रूर नोट करिएगा कि किसकी प्रेजेंटरशिप्स थी, तो आप याद रखेंगे दैट इज हु, लॉर्ड थॉमस बैडमिंटन मैकॉले, ठीक है, ड्राफ्टेड इन 1860, ठीक है। अब हमारा जो आईपीसी है, जो आईपीसी का प्रोसेस है वो 1860 में ड्राफ्ट किया गया था। एस्टैब्लिश्ड इन 1834 अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब क्या हुआ, जब इन्वेस्टिगेट हुआ, ठीक है, आप इस वाली लाइन को प्लीज़ इससे मत करना, ठीक है। सो ड्राफ्टेड इन 1860 को आप किससे नहीं करेंगे, आप इस वाली से नहीं करेंगे। एस्टेब्लिश्ड इन 1834 अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, तो यहाँ पर ब्रिटिश पैटर्न ही चल रहा था। उन्होंने जब इन्वेस्टिगेट किया कि किस तरीके का प्रोसीजर है, तब उन्होंने 1834 में चार्टर एक्ट जो 1833 का था, तब उन्होंने क्या किया था, इसको इन्वेस्टिगेट किया था। हमारा लॉ कमीशन आया था, ठीक है, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, तब उसके बाद हमारा लॉ कमीशन जो आया वो कौन से चार्टर एक्ट में आया, 1833 में आया। फिर आपका ड्राफ्ट हुआ था 1860 में, ठीक है, क्या हुआ था, ड्राफ्ट हुआ था। सो प्लीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है जब मैं आपको ड्राफ्ट वर्ड्स बोलती हूँ। फिर हमारा क्या होता है, केम इन टू द फोर्स, ठीक है, ब्रिटिश राज पीरियड ऑन 1 जनवरी 1862 को, तब ब्रिटिश राज के अंदर जो हमारा आईपीसी था वो कब हुआ था, केम इन टू द फोर्स ऑन 1 जनवरी 1862, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि कब हुआ था, 1862 में आपका ये हुआ था, ठीक है। द एक्ट कॉल्ड द आईपीसी, हम इस एक्ट को क्या कहते हैं, इंडियन पैनल कोड, ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको, इंडियन पैनल कोड कहते हैं। एंड एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, अब हम एक्सेप्टेड जम्मू एंड कश्मीर नहीं कहते हैं, सो यू शुड नो दैट देयर इज शेल एक्सटेंड टू द होल ऑफ द इंडिया, ठीक है। आपको आता है कि कितने पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है दैट इट इज डिवाइडेड इनटू 23 चैप्टर्स एंड कंटेन 511 सेक्शन इन टोटल, ठीक है। अगर देन हमारा आता है विद इन इंडिया, जो मैंने पॉइंट लिखा है विद इन इंडिया का आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम कोई भी ऑफेंस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जब आईपीसी बनाया गया ब्रिटिश के तहत बनाया गया, लेकिन बाद में, ठीक है, ये हमारे पास आ गया था जिस पे हमने बहुत सारे चेंजेस भी किए थे, ठीक है। उसके बाद पर यहाँ पर अगर आप क्राइम करते हो, हम आज किसके बारे में कर रहे हैं, हम क्राइम के बारे में कर रहे हैं, ठीक है, क्राइम और क्रिमिनोलॉजी से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या है विद इन द इंडिया का मतलब ये है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी ऑफेंस कर रहे हैं, आप कर रहे हो, मैं कर रही हूँ, कोई भी कर रहा है ऑफेंस, ठीक है, उसने इंडिया के तहत किया तो ऑफकोर्स उसको वही सज़ा दी जाएंगी जो भी हमारे विधि में लिखी गई हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो बाहर करता है तो भी क्या वो लाइबल है, ऑफकोर्स, क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है इसलिए वो लाइबल है, ठीक है।
अगर वो इंडियन सिटीज़न है और वो ऑस्ट्रेलिया में है या फिर वो कहीं भी है, फ्रांस में, जर्मनी में, कहीं भी है, उसे क्या होगी, अगर वो वहाँ पे मर्डर करता है एंड ही इज़ द सिटीजन ऑफ इंडिया, सो ही इज़ लाइबल फॉर द क्राइम विच हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड इन IPC। ठीक है, जो भी पनिशमेंट IPC में दी गई है या जो भी ऐसा क्या गुनाह CRPC में दिया गया है वो उसके लिए लाइबल होगा। गॉट इट? देन द पनिशमेंट इन द एक्ट आर मेंशन। ठीक है, जो पनिशमेंट है वो क्या है जो पनिशमेंट है हमारी वो मेंशन है चैप्टर 3 इन द सेक्शन 53 से लेके हमारा 75 जो सेक्शन है, ठीक है, आपका वहाँ पर मेंशन है, क्या है, पनिशमेंट मेंशन की गई है कि भाई अगर तुम ऐसा कोई क्राइम करते हो, तुम ऐसा कोई ऑफेंस करते हो, तो तुम इसके अंदर पनिशमेंट के पूरे क्या हो, हकदार हो। ठीक है, तो 53 से लेके आप 75 ऑफ द एक्ट में ऐसा कोई भी नहीं कर सकते। नो पर्सन इज लाइबल, ऑफ कोर्स ही इज लाइबल। ठीक है, वो लाइबल है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक आपको बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज वो बाहर घूमने के लिए गया है एंड शिप से गया है, ठीक है, वो किससे गया है, शिप से गया, और वो शिप अब कहाँ पहुँच गया आपका, वो शिप आपका बैंकॉक पहुँच गया। ठीक है, अगर वो शिप वहाँ चला गया है या फॉर एग्जांपल हम उसको बोलते हैं वो पेरिस की तरफ चला गया, ठीक है, या मालदीव चला गया, अगर उस तरह आपका शिप चला गया और आपने उस शिप के अंदर कोई क्राइम किया है, तो क्या आप उसके लिए नो दैट यू विल कमिट अ क्राइम और यू विल बी लाइबल फॉर दैट पर्टिकुलर पनिशमेंट? क्या आप लाइबल होगी जो भी पनिशमेंट IPC में दे रखी है? नो और yes, of course yes, if that ship is registered under Indian, ठीक है, अगर वो रजिस्टर्ड है हिंदुस्तान की तरफ से, मतलब रजिस्टर्ड है इन इंडिया में, रजिस्टर्ड है शिप, तो ही वहाँ पे जो क्राइम कर रहा है, ठीक है, इंडियन कोई क्राइम कर रहा है, तब वो उस चीज़ के लिए लाइबल होता है। ठीक है, एक्सटेंड ऑफ द कोड टू द एक्स्ट्रा इज अ टेरिटोरियल ऑफेंसेस। ऑफ कोर्स अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हो, अगर वो शिप रजिस्टर्ड है या कोई भी ऐसी एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड है किसके, इंडिया के तहत, तो आप उस ऑफेंस के लिए लाइबल होगे। ठीक है, देन वी हैव अ सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। ठीक है, अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल भाई आप बोलोगे मैम सोल्जर्स भी तो मारते हैं, सोल्जर्स भी तो मर्डर करते हैं, डॉक्टर बचाते बचाते कोई मर जाता है, इज दे आर ऑल्सो लाइबल? बिकॉज कोई तो मर रहा है ना। नो, दे आर नॉट लाइबल फॉर दैट, ओके, बिकॉज दे आर प्रोटेक्टिंग अस, दे आर प्रोटेक्टिंग अवर गवर्नमेंट, दे आर प्रोटेक्टिंग अवर सोसाइटी, फॉर दीज सर्टेन लॉज आर नो नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। अगर ऐसा कोई भी एक्ट होता है तो वो इसके तहत नहीं आता और इस पे अफेक्ट नहीं करता है। दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग बट यू शुड नो। ठीक है, ये बेसिक थिंग है जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, देन आपको पता ही है कि क्राइम की कितने सारी डेफिनेशंस लिखी हैं, तो देयर इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन विच हैज़ बीन कम इन योर APO एग्जाम्स, ठीक है, आ जाती है कई बार, दैट इज़ ऑफ योर आपकी रूसो पॉइंट की बहुत बार आती है, ऑस्टिन की बहुत बार आती है। ठीक है, आपको टेरन की जो टेरन मॉरिस है उनकी भी आपको डेफिनेशन लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द जूरिस्ट जिन्होंने डेफिनेशन दी है क्राइम की, जो आपको पता होनी चाहिए। एक क्राइम को कंसिस्ट करने के लिए एवरीवन नोस एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन से वो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं क्राइम के, जो ऑफकोर्स आप सबको पता है एंड वो आते भी हैं। दैट इज़ योर व्हाट, फर्स्ट इज योर ह्यूमन बीइंग, द मेंस रिया, एक्टस रिया शुड बी देयर, ह्यूमन बॉडी जिसमें इंजरी हुई हो। ठीक है, तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल एलिमेंट्स of the crime which you should know. Okay, then I will come tomorrow with a new video and even I will live at 12 PM sharp. So आप कल 12 बजे, ठीक है, आइए, मेरी लाइव क्लासेस है। और for today this is much. Take care and goodbye.